हाँ हेलो हेलो, आवाज जा रही बेटा? यस सर। आवाज जा रही ना? हाँ सर। हाँ, तो अब देखिए, इसके पहले आप लोगों ने 2 उपन्यासों का अध्ययन किया। पहला उपन्यास था जी सर। मुंशी प्रेमचंद का कर्मभूमि, और दूसरा उपन्यास क्या था? जी अमृतलाल नागर का मानस का हंस। ठीक है, यस 2 उपन्यासों का आपने अध्ययन कर लिया जो आपके पाठ्यक्रम में थे। अब इसके बाद आपको कहानियों का अध्ययन करना है। आपके पाठ्यक्रम में कुल 11 कहानियां हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है जी कि सर। कहानी और उपन्यास में क्या अंतर होता है, तो आप उसको बताएंगे कि कहानी जो होती है उसमें जीवन का एक अनुभव खंड होता है। कहानी में जीवन का कोई एक अनुभव खंड होता है, लेकिन उपन्यास में क्या होता है? उपन्यास में संपूर्ण जीवन होता है। ये फर्क होता है। कहानी जी में सर। जीवन का एक अनुभव खंड होता है, कोई छोटा सा अनुभव खंड होता है, और उपन्यास में संपूर्ण जीवन होता है। ये दोनों में फर्क है। वैसे एक और फर्क माना जाता है कि उपन्यास बड़ा होता है और कहानी आकार में छोटी होती है। मालूम है ना? जी सर। हाँ, तो उपन्यासों को आपने पढ़ा है दोनों। अब उसको आप लेकर के फील्ड में पढ़ लीजिएगा। उसकी क्या संवेदनाएं हैं, क्या उसका उद्देश्य है, क्या उसका प्रतिपाद्य है, हमने आपको बता दिया है। अब आज से हम लोग कहानियों का अध्ययन करेंगे। तो हम लोगों की जो पाठ्यक्रम में जो कहानियां हैं उसमें कुल 11 कहानियां मैंने बताया था आपको। किताब का नाम है कथा स्वर। उसको आप किताब को जब आप लेंगे तो आपको उसमें कहानियों को पढ़ने को मिलेगा। पूरी कहानियों जी को सर। आपको पढ़ना होगा, इसलिए प्रत्येक कहानी से, किसी भी कहानी से व्याख्या भी आएगी और उसमें से आलोचनात्मक प्रश्न भी आएंगे। आलोचनात्मक प्रश्न और व्याख्या इन्हीं कहानियों से आएगा, ध्यान रखिएगा। इसलिए कहानियों को ध्यान से पढ़ना है। अब सबसे पहले कहानी जो आपके पाठ्यक्रम में है उसका नाम है उसने कहा था। कहानी पढ़ा आपने इसको? किसी ने कहानी पढ़ी है? उसने कहा था। कौन सा सर? उसने नहीं कहा था। सर। नहीं पढ़ा ना? सर अभी बुक नहीं लिए। हाँ हाँ, बुक नहीं ले तो अब उस कहानी को आप ले करके उस कहानी को पढ़िएगा। सबसे पहली कहानी जो पाठ्यक्रम में है वो है उसने कहा था। ये कहानी जी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित कहानी है। ये कहानी जी 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, और इस कहानी में जो इस कहानी का मूल संवेदना, इस कहानी की जो मूल संवेदना है वो है प्रेम, पराक्रम और कर्तव्य तथा बलिदान। कर्तव्य और बलिदान, प्रेम और पराक्रम को ध्यान में रखकर ये कहानी लिखी गई है। ये कहानी अपने जी समय की बहुत ही मशहूर, बहुचर्चित कहानी थी। यस सर। कहा जाता है इसी एक कहानी के माध्यम से पंडित चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी एक महान कहानीकार बन गए थे, एक कहानी के माध्यम से। आश्चर्य है, जी लोगों ने बहुत सारी कहानियां लिखी होंगी, लेकिन चंद्र शर्मा गुलेरी ने मात्र 3 कहानी अपने जीवन में लिखी है। एक कहानी उसने कहा था, दूसरी कहानी सुखमय जीवन, और तीसरी कहानी बुद्धू का कांटा। इन्हीं 3 कहानियों के माध्यम से चंद्र शर्मा गुलेरी हिंदी साहित्य के महान कहानीकार बन जाते हैं, और उसमें सबसे बड़ी भूमिका उनकी ये कहानी उसने कहा था निभाती है। ये कहानी बहुत ही सुंदर कहानी है, कहानी कला की दृष्टि से भी, और वैसे भी एक इसमें नई संवेदना है जीवन की, जिसमें प्रेम, कर्तव्य दोनों को आमने सामने रख करके इस कहानी की का कथानक निर्मित किया गया है। इसके बाद दूसरी कहानी जो हम लोग पाठ्यक्रम में है वो कौन सी है? पूस की रात। इसको पढ़ा आप लोगों ने? यस सर। पूस की रात नहीं है सर किसकी? अभी। अच्छा, नहीं, कभी सुना होगा। मान लीजिए किसकी कहानी है पूस की रात? हाँ सर, है? पूछ की रात में। हाँ, किसकी कहानी है ये कहानी मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। यस सर। ये कहानी, इसमें जो एक किसान होता है, किसान की क्या दशा होती है सामंती व्यवस्था में, उसी का चित्रण मुंशी प्रेमचंद इस कहानी में किया है। इस कहानी के पात्र का नाम है हल्कू। हल्कू एक छोटा सा किसान है,
यस तो हल्कू की कहानी सुने हैं हाँ हाँ, शायद। बस वही कहानी है। पूस की हाँ रात, पूस की रात का जो मतलब क्या नायक है वो हल्कू है। हल्कू एक किसान है जो अपने खेत पर काम करते करते सामंतवादी व्यवस्था में कर्ज में इतना दब जाता है कि किसान से एक मजदूर बन जाता है। उसी की पीड़ा, उसी का दर्द इस कहानी का मुख्य विषय है, या मुख्य उद्देश्य, या उसका मुख्य कथानक है। ठीक है। इसके जी बाद सर। जो तीसरी कहानी आपके पाठ्यक्रम में है, जी सर। कहानी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानी है, जिसका नाम है मधुआ। ये तीसरी कहानी आपके पाठ्यक्रम में है, इसका नाम है मधुआ। ये कहानी किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने। कहानी के केंद्र में एक शराबी व्यक्ति है, जिसे समाज जी में एक निठल्ला और बेकार व्यक्ति माना जाता है। प्राय लोग कहते हैं जो शराब पीते हैं वो बहुत गंदे आदमी होते हैं, बेकार आदमी होते हैं। उसी को दृष्टि में रखकर इस कहानी को लिखा गया है कि एक निठल्ला, एक बेकार आदमी किस तरह से एक गरीब व्यक्ति की सहायता करता है, उसी को इस कहानी में दर्शाया गया है। जो आदमी शराब पीता है, क्या उस आदमी के अंदर हृदय नहीं होता? होता है। ऐसे आदमी के अंदर भी हृदय होता है। वो कितना संवेदनशील और कितना उदार हो सकता है, इसी का मार्मिक एवं यथार्थ चित्रण इस कहानी में हुआ है। कहानी में, मधुआ कहानी में, मधुआ कहानी में एक शराबी के अंदर कितना बड़ा हृदय हो सकता है, कितना संवेदनशील हो सकता है, उसी का चित्रण इस कहानी में किया गया है। फिर एक महत्वपूर्ण कहानी है तो आपके पाठ्यक्रम में है, इसको आप किताब लेकर के पढ़िएगा। इसके बाद जो है चौथी कहानी आपके पाठ्यक्रम में जो है, वो कहानी है पर्दा। क्या नाम है? पर्दा। पर्दा कहानी लिखी गई है यशपाल द्वारा। इस कहानी में भारतीय समाज के निम्न वर्ग की आर्थिक समस्याओं का मानविक चित्रण हुआ है। सामाजिक प्रतिष्ठा, भूख, गरीबी, कर्ज और स्त्री की दयनीय दशा को बेपर्दा किया गया है। इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि सामाजिक प्रतिष्ठा, भूख, गरीबी, कर्ज और स्त्री की दयनीय दशा को इस कहानी में उद्घाटित किया गया है। आज हमारे समाज में किस तरह से लोग गरीबी में जी रहे हैं, उसी का चित्र इस कहानी में उभारा गया है। इसके बाद जो है आपकी जो पांचवी कहानी आपके पाठ्यक्रम में है, पांचवी कहानी है पाजेब। पाजेब का मतलब होता है पायल। ये कहानी जयनेन्द्र कुमार द्वारा लिखी गई है। इस कहानी में आशुतोष बालक के माध्यम से व्यक्ति की स्थिति का यथार्थ चित्रण किया गया है, व्यक्ति की मनस्थिति का। इसमें क्या होता है कि पाजेब जो पायल है, जो घर में रखी है, खो जाती है, और उसके खो जाने पर ये आरोप लगाया जाता है आशुतोष पर कि उसी ने ये पाजेब चुराई है। उसे बार बार पूछते हैं, लेकिन वो बोलता नहीं है। शुरू में चुप हो जाता है, लेकिन बाद में वो कहता है हाँ मैंने इसको लिया है। लेकिन स्थिति ये होती है कि वो पाजेब, वो पायल आशुतोष ने नहीं चुराई थी। जब घर में उसकी बुआ आती हैं तो बताती हैं ये पाजेब आवाज मैं भूलवश इसको लेकर के अपने घर चली गई थी। यही पूरी कहानी का कथानक है। ये कहानी वास्तव में व्यक्ति की स्थिति का चित्रण करती है कि आदमी विपरीत परिस्थितियों में क्या क्या सोचता है और कैसे रहता है। इसके बाद छठी कहानी आपके पाठ्यक्रम में जो है, उस कहानी का नाम है रोज। इस कहानी को लिखा है अज्ञे ने। इसमें क्या है, इस कहानी में आज मनुष्य कितना यांत्रिक हो गया है, कितना जड़ हो गया है और कितना एक रस हो गया है, इसी बिंदु को, इसी तथ्य को इस कहानी में उद्घाटित किया गया है। इस कहानी में मुख्य पात्र हैं मालती और महेश्वर। इन दोनों के क्रियाकलापों के माध्यम से ये दिखाया गया है कि मनुष्य आज मशीन का पार्ट हो गया है, संवेदनहीन हो गया है और समाज से कट गया है। अपने इतना उलझा हुआ है कि उसे कुछ समझ में नहीं आता। वो केवल एक रस, एक समान गति से अपने कार्य में लगा हुआ है, काम करता रहा जैसे मशीन काम करती है।
इसी संवेदना को इस कहानी में व्यक्त किया गया है। पाठ्यक्रम में जो 7वीं कहानी है उसका नाम है रसप्रिया। रसप्रिया कहानी फणीश्वर दास ऋण द्वारा लिखी गई है। इस कहानी में बिहार के लोक जीवन और संस्कृति को कलात्मक ढंग से दिखाया गया है। इसके बाद आपके पाठ्यक्रम में जो 8वीं कहानी है उसका नाम है पहाड़। ये कहानी जी सर। एक दंपत्ति के अखंडित राग संबंध की कहानी है। कहने का मतलब है एक दंपत्ति है, पति पत्नी है, जो आजीवन बहुत सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। उन्हीं के जीवन के क्रियाकलापों को इस कहानी में उद्घाटित किया गया है। इसमें एक बच्चा है और पति पत्नी है, और बच्चे की जिद पर पति पत्नी उसको लेके पहाड़ पर जाते हैं। उसी के माध्यम से कहानीकार ने वैयक्तिक, आत्मपरक, एकांतिक संवेदनाओं को मार्मिक ढंग से इस कहानी में उद्घाटित किया है। आपके पाठ्यक्रम में 9वीं कहानी है दिल्ली में एक मौत। ये कहानी बड़ी महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा में आ सकती है। दिल्ली में एक मौत, ये इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने बदलते सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों का यथार्थ अवलोकन किया। आज व्यक्ति कितना संवेदनहीन हो गया है, इसका बड़ा ही सुंदर चित्रण इस कहानी में किया गया है। आज के जमाने में कोई मरे कोई जिंदा रहे, इसकी चिंता किसी को नहीं होती है। केवल उसे बस अपनी चिंता होती है, हमारा नुकसान न होने पाए, बस ये चिंता उसे हमेशा परेशान करती है। और दूसरे का कितना भी नुकसान हो, इससे उसका कोई मतलब नहीं होता। आज जीवन एकदम औपचारिक हो गया है। आज का जीवन जो है औपचारिक हो गया है। हर काम आदमी फॉर्मेलिटी में करता है। ये करना चाहिए, उसके करने से क्या फायदा है, क्या किसी को लाभ है, इसको नहीं देखता है। बस ये काम करना चाहिए, इसलिए कर दीजिए। वहां जाना है तो चले जाइए। आपको इसमें कहानी दिल्ली में एक मौत होती है, और उस मौत में कितने लोग जाते हैं शमशान घाट तक, यही दिखाया गया है। और किस तरह जाते हैं एक संवेदनहीन होकर के, इसी का चित्र इस कहानी में खींचा गया है। 10वीं कहानी आपके पाठ्यक्रम में है चीफ की दावत। ये कहानी 20 साहनी द्वारा लिखी गई है। ये बहुत अच्छी कहानी ये भी है। चीफ की दावत, इस कहानी में क्या दिखाया गया है, एक आदमी अपने सुख के लिए, अपनी उन्नति के लिए, अपने प्रमोशन के लिए अपनी माँ को किस तरह से अपने घर से दूर कर देता है। इसमें सामनाथ जी हैं, वो उनका प्रमोशन होना है, वो अपने साहब को अपने घर बुलाते हैं, और वो चाहते हैं कि उनसे उनकी माँ की मुलाकात न हो, क्योंकि उनकी माँ वृद्ध हो गई है, बीमार है, इसलिए उसको बंद कर देते हैं और साहब को बुला करके उनकी सेवा करते जाते हैं। अंत में स्थिति ये आती है कि उनका प्रमोशन उनकी माँ के माध्यम से ही होता है। सोचने की बात है, इस माँ ने पाल पोस के बड़ा किया एक आदमी को, वही आदमी अपने स्वार्थ में, अपनी उन्नति के लिए उस माँ को अपने घर से दूर कर देता है, अपने से दूर कर देता है। इसको अगर मैं साहब नहीं देखेंगे तो मेरा प्रमोशन हो जाएगा। ये इस कहानी में दिखाया गया है। इसके बाद आपकी कहानी में, जो इस कहानी में अंतिम कहानी, जो 11वीं कहानी है, वो कहानी है वापसी। आपके पाठ्यक्रम में जो अंतिम कहानी आपकी है वो कहानी है वापसी। वापसी कहानी लिखा है उषा प्रेमदा ने। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो नौकरी करने के बाद रिटायर होकर अपने घर आता है, ये सोच करके कि हम अब घर चल रहे हैं, आराम से घर में रहेंगे, अपने बच्चों के साथ रहेंगे, अपनी बीवी के साथ रहेंगे, ये सोच करके घर में रिटायर होके आता है। लेकिन आने के बाद वो देखता है कि उसका कोई सम्मान नहीं है घर में। उसकी बीवी अपने काम में व्यस्त है, बच्चे अपने काम में व्यस्त हैं, हर आदमी अपने अपने काम में लगा है, लेकिन जो घर में वो आते हैं उनका कोई इज्जत नहीं करता। एक कप चाय मिल जाती है, वो भी चाय कैसी मिलती है, इसमें चीनी नहीं होती है। इस कहानी को आप पढ़ेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा
कि जीवन में किस तरह से आदमी रिटायर होने के बाद घर पहुंचता है तो उसकी इज्जत उस रूप में नहीं होती, इस रूप में होनी चाहिए। अंत में, लास्ट में इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो क्या करते हैं, वो पुनः रिटायर होने के बाद दोबारा जाकर के एक मिल में नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं। कहने का मतलब, रिटायर होने के बाद उनको घर में रहने का स्थान नहीं मिलता है। नहीं होता, ये क्योंकि है, शुरू से ही वो घर ये से सब दूर रहे होते हैं। दूर है। ये सब जो है समझिए कहानी आज के जीवन में संबंधों का जो टूटना है, बिखरना है, वो दिखाया गया है। संबंध आज टूट गया है। आज न किसी के लिए कोई माँ बाप है, न कोई भाई है, न कोई बहन है। हर आदमी अपने स्वार्थ में केवल जी रहा है, यस। उन्हें दोबारा नौकरी करनी पड़ती है। इस तरह से आपके जो पाठ्यक्रम में कुल 11 कहानियां पहले हैं। पहले की कभी आज के जमाने को पूरा मतलब अच्छे तरह से नोटिस ऐड कर दिए हैं। बहुत सुंदर ढंग से इस कहानी को, जब तुम अभी किताब लेना वहां अपने लाइब्रेरी से, तो किताब को, कहानी को पढ़ना। यस। कहानी बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। इसका नाम वापसी है, और उसके बारे में हम आप लोग को लिखवा देंगे, आप लोग को बता देंगे, उसकी समीक्षा करके अलग से बताएंगे। 2 कहानी आप लोगों को हम अलग से समीक्षा करेंगे। पहली कहानी जो आपके पाठ्यक्रम में है, उसने कहा था। इस कहानी को कैसे समीक्षा करनी है, किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना है, ये हम आपको पहले बताए थे। हमने बताया था आपको कहानी के तत्व कितने होते हैं, मालूम है? कहानी के तत्व कितने होते हैं? हमने आपको इसके पहले जो लेक्चर दिया था उसमें बताया था कहानी में कुल 6 तत्व होते हैं। पहला 6 तत्व होते हैं। यस। पहला क्या है? कथानक। दूसरा क्या है? कथोपकथन, कथोकथन। हाँ, या संवाद। और तीसरा क्या है? चरित्र चित्रण या पात्र योजना, चरित्र चित्रण। हाँ। और यस। चौथा क्या है? देश काल वातावरण। और पांचवा क्या है? हाँ, और पांचवा क्या है? भाषा और शैली। छठा क्या भाषा और है? शैली सर। हाँ, छठा क्या है? उद्देश्य। उद्देश्य आया समझ में? ये कहानी के 6 तत्व हैं। कहानी के, हाँ, 6 तत्व हैं। इन्हीं तत्वों के आधार पर किसी भी कहानी की समीक्षा आपको करनी होगी परीक्षा में। तो पहली कहानी जो आपके पाठ्यक्रम में है वो है उसने कहा था। उस कहानी की समीक्षा आपको हम एक दिन लेक्चर लेकर के, अगर समय मिला तो कल मैं इसको, अगर समय रहेगा तो मैं कल आपको इस कहानी की समीक्षा बताऊंगा कैसे करनी है। 6 तत्वों के माध्यम से, वही जो मतलब उसका कथानक, कथोपकथन, चरित्र चित्रण, देश काल वातावरण, और इसके बाद उसका उद्देश्य। आप कैसे लिखेंगे किसी सर कल कहानी कितने बजे से कंटिन्यू करेंगे सर? कल अब देखिए, कल थोड़ा यहाँ जाना है, अगर नहीं गए तो हम आपको जो 12 बजे समझिए संभावना बनेगी, 12 बजे तक। ठीक है, कल 12 बजे सर मैसेज डाल दीजिएगा सर। हाँ, पहले मैसेज डालता हूँ ना, इसीलिए तो आप जब देखिए तो पहले डालूंगा, जब ऐसे पढ़ाऊंगा तो तुरंत मैसेज में कर दूंगा व्हाट्सएप पर। ठीक है, तो आज आपने 2 उपन्यासों को पढ़ लिया और इसके बाद 11 कहानियों के बारे में संक्षेप में आपने जान लिया कि आपकी जो 11 संक्षेप में समझ लिया। हाँ, उन कहानियों में क्या क्या है। अब जब उसको आप पढ़ेंगे तो विस्तार से समझेंगे। अब हम आपको पहली कहानी जो आपके पाठ्यक्रम में है, उसने कहा था कि समीक्षा कल बताएंगे। एक कहानी और आपको बताएंगे हम, जो वापसी कहानी है, उसकी समीक्षा भी आपको हम समझा देंगे। ठीक है, आज का सर 15 तारीख के बाद सर उनके कॉलेज खुल जाएंगे? संभावनाएं बन रही हैं। देखिए अभी आदेश क्या आता है, आदेश आएगा। आदेश तो है कि मतलब 16 से योगी जी ने कहा है कि 16 से सारे कॉलेज खुलने चाहिए। हाँ, तो फिर खुल जाएंगे। उसमें केवल यही होगा ना कि जो है सभी लोग अपने अपने गार्जियन से लिखवा लीजिएगा। एक उसमें आदेश आया है, सब लोग लिख करके दे दें कि भाई अगर कोई बात होती है तो जिम्मेदारी हमारी होगी। इस तरह से एक लेटर दे दीजिएगा, सब लोग क्लास में आइए, अपना क्या करना है, एक डिस्टेंस बना करके, दूरी बना कर बैठेंगे हम लोग और क्लास लिया जाएगा। ऐसा कि सरकार का आदेश होगा, ऐसा हम लोग करेंगे। ठीक है, ठीक है, आज क्लास ही, कल फिर हम बताएंगे कब से क्लास होगा। ठीक है, धन्यवाद आप सब। ओके सर, नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अभी अंकिता जुड़ते रह गई, अभी तक जुड़ नहीं पाई। देखिए वहाँ वही बात है ना, बंद कर रहे हैं हम।